नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जेन्युइन क्लासेस में स्वागत है। और हम 10वीं क्लास में मॉडल पेपर कर रहे थे। हमने 2 मॉडल पेपर पहले करवा दिए थे। आज हम तीसरा मॉडल पेपर देखेंगे। और जो दूसरा मॉडल पेपर था वो 16, 17 और 18वें लेसन का था। और पहला जो मॉडल पेपर था हमारा वो जिसमें तीसरा लेसन इतिहास का और 8वां लेसन और 9वां लेसन। अगर किसी ने वो हमारे मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हो। ठीक है, आज हम देखते हैं तीसरा मॉडल पेपर। और तीसरे मॉडल पेपर में सर्वप्रथम लेते हैं हम 15वां लेसन। जो हमारा 15वां लेसन है उसके बारे में जो मोस्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम जो क्वेश्चन है हमारा, तो एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास के महत्व को समझाइए। कौशल विकास के महत्व को समझाइए, यानी कौशल विकास के बारे में, कौशल विकास के महत्व को समझाइए। अगर हम कौशल विकास की बात करें तो कौशल विकास होता क्या है? मतलब व्यक्ति के जीवन स्तर में विकास करना ही एक तरीके का कहलाता है कौशल विकास। अब अगर हम महत्व की बात करें तो कौशल विकास से क्या होता है कि जो श्रम होता है यानी जो मजदूरी होती है, श्रम के उत्पादन में वृद्धि होती है। किससे? कौशल विकास से। अगर हम बात करें जो अगला है कौशल विकास से, और क्या होता है कि व्यक्ति के जो उत्पादन क्षमता होती है, व्यक्ति की जो उत्पादन क्षमता होती है यानी जितना वो कमा रहे हैं, उत्पादन क्षमता होती है, उत्पादन जो क्षमता होती है व्यक्ति की, उससे जो उत्पादन की क्षमता होती है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो कौशल विकास द्वारा राष्ट्रीय आय, हमारी जो राष्ट्र की आय है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। और राष्ट्रीय आय में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। अगर हम बात करें कि कौशल विकास एक ऐसे है जिसमें क्या है? संसाधनों को पूंजी में परिवर्तन करता है। किसको? संसाधनों को पूंजी में परिवर्तन करता है। किसके द्वारा? कि कौन करता है? कौशल विकास। यानी कौशल विकास द्वारा संसाधनों को क्या है? पूंजी में परिवर्तन किया जाता है। तो ये हमारे महत्व हो गए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। लाभ लिखिए, कौशल विकास के महत्व हो गए। ठीक है, महत्व और लाभ दोनों ही क्या है? सेम है। तो संसाधनों की पूंजी के बारे में भी जो क्या है? कौशल विकास में वृद्धि होती है, यानी कि वो जो संसाधन होते हैं उनको पूंजी में परिवर्तन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कुछ भी जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जो संसाधन होते हैं, जैसे आए दिन हम रोजाना यूज करते हैं, तो उनको देखते हैं, हम जो संसाधन हम खरीदते हैं उसको और पूंजी में परिवर्तन हो जाते हैं, मतलब उसका मूल्य देकर हम क्या करते हैं? उसका उपभोग करते हैं। तो वो एक क्या है? कौशल विकास है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया पहला। दूसरा प्रश्न देखिए, कौशल विकास के बारे में। एक कौशल विकास क्या होता है? एक जनसंख्या को उत्पादन की क्षमता में क्या है? वृद्धि करता है। यानी जितनी जनसंख्या होती है उनके उत्पादन में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न हो चुका है, कौशल विकास के महत्व को समझाइए। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 इस लेसन में से क्या हो सकता है? देखिए, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था की भारत के अर्थव्यवस्था अविकसित होने के कारण लिखिए। अविकसित होने के कारण, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? अविकसित है। अगर अविकसित है तो इसके कारण क्या है? इसके बारे में भी हम देखेंगे, ये परीक्षा में आ सकते हैं। पहले भी ये प्रश्न आ गया था। और इस ये से भी पूछा जा सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का
अविकसित होने की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विशेषता भी यही है जो कारण है। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था होता क्या है, देखिए अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि एक देश या क्षेत्र की वस्तु और सेवाओं, जैसे उत्पादन है, व्यापार है, उपभोग है आदि क्रियाओं का से जुड़ा हुआ जो तंत्र होता है, सारी क्रियाओं का लेन देन वगैरह, तो उसे ही क्या कहा जाता है, एक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर अर्थव्यवस्था को अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो किसी देश की अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है या पिछड़ जाती है तो देश क्या है, पीछे की ओर चला जाता है, यानी उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा विकसित नहीं होता है, वो अविकसित क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। तो हमारा भारत भी क्या है, एक अविकसित देश है। तो अब अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था में, हमने देख लिया कि उत्पादन वगैरह के जो सारे तंत्र होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर हम बात करें विशेषताओं की, कारण की, तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा कारण क्या है, तो देखिए निम्न व्यक्ति प्रति आय, यानी निम्न व्यक्ति प्रति आय या निम्न प्रति व्यक्ति आय, आय का मतलब पैसा, मुद्रा, निम्न का मतलब कम, तो यानी कम व्यक्ति की आय की वजह से हमारा देश क्या है, एक पिछड़ा हुआ है, यानी हमारे जो देश है उसकी जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, वो बहुत ही कम है, इस कारण हमारा देश क्या है, पिछड़ा हुआ है। तो ये पहला कारण हो गया। दूसरी बात, हमारा देश क्या है, गरीब है, तो गरीबी की समस्या, ठीक है, गरीबी की समस्या, यानी हमारा देश गरीब है, तो गरीबी की समस्या की वजह से भी हमारा देश क्या है, पिछड़ा हुआ है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जीवन की निम्न गुणवत्ता, जीवन की निम्न गुणवत्ता, देखो जीवन की निम्न गुणवत्ता यानी जो जीवन है हमारा, निम्न गुणवत्ता यानी कमी, यानी कहने का मतलब हम गरीब होने के कारण, यानी हमारे पास धन पर्याप्त नहीं होने के कारण हम उस स्थिति में क्या है, बने रहते हैं। अर्थात निम्न यानी कमी के कारण जो हमारी गुणवत्ता है वो अर्थव्यवस्था बिगड़ने की वजह से, गरीबी की वजह से हमारे जो उच्च क्वालिटी की जो शिक्षा वगैरह के क्षेत्र है तो उसमें हम आगे नहीं जा पाते हैं। इस वजह से क्या है, हमारे जीवन की निम्न गुणवत्ता बनी रहती है, यानी हम उसी स्तर पे रह जाते हैं। किस वजह से, अर्थव्यवस्था खराब होने की वजह से, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता यानी ज्यादा से ज्यादा लोग भारत के क्या है, कृषि पर निर्भर है। तो कृषि पर निर्भर होने की वजह से, अत्यधिक निर्भरता, इसके बाद में अब कृषि पर अत्यधिक निर्भरता यानी भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, कृषि पर निर्भर है, अर्थात कहने का मतलब डिपेंडेड है, क्योंकि जितनी पैदा होती है उसी में अपना जीवन यापन कर लेते हैं, यानी अतिरिक्त आय कमाने का कोई जरिया नहीं ढूंढते हैं। इस वजह से हमारा देश क्या है, ज्यादातर अविकसित क्षेत्र की ओर पिछड़ा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले कारण की, तो पिछड़ी हुई तकनीकी, यानी हमारे भारत में पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी की वजह से भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कई देशों में टेक्नोलॉजी में आगे होने के कारण वो विकसित क्षेत्र में है, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी का उपयोग होने के बाद हमारे भारत में कई सालों बाद वो टेक्नोलॉजी आती है, तो हम क्या है, एक पिछड़े हुए क्षेत्र में ही रह जाते हैं। तो ये थे अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के कारण लिखिए, या अर्थव्यवस्था के अविकसित होने के कारण लिखिए भारत की। ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कौशल विकास क्या है, कौशल विकास के महत्व को समझाइए। इसके बाद में ये 15वां लेसन हो गया, इसमें से हमने 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं और जहां तक 100% आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब 14वें, तो हम बात करते हैं अब 14वें लेसन की। 14वें बारे में ही वो क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था के बारे में हमने जान लिया था कि उत्पादन, व्यापार, उद्योगों
और ये सारे एक दूसरे का जुड़ना क्या कहलाता है, एक अर्थव्यवस्था में शामिल होता है, यानी उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को समझाइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाइए। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है परीक्षा में, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को समझाइए या क्षेत्रकों को समझाइए, ऐसे भी आ जाता है कई बार। ठीक है, समझाइए। उसके बाद में कई बार ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, ये बहुत आता है क्वेश्चन ज्यादातर परीक्षा में, लेकिन ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या द्वितीय क्षेत्र पर पूर्णतः निर्भर है या नहीं, विचार स्पष्ट कीजिए। या क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है या नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो क्षेत्रकों की, तो क्षेत्रक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो ये जो क्षेत्र होता है पूर्णतः कृषि पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि निर्भर होता है, यानी ये खेती से संबंधित होता है। और प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किसे किया जाता है, कृषि को। ठीक है, मछली पालन, संग्रहण, इनको क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ये मानसून पर निर्भर होता है, खेती वगैरह जो होती है, कृषि। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि इसमें क्या होता है, विनिर्माण होता है। क्या होता है, विनिर्माण होता है, यानी कि वस्तु का विनिर्माण, यानी वस्तु विनिर्माण कहते हैं किसे, किसी वस्तु के मूल्य, विनिर्माण की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य और आकृति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। किसी वस्तु के अगर मूल्य में और आकृति में दोनों में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो इसका मतलब उस वस्तु का क्या हो गया, विनिर्माण हो गया। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर गन्ना, गन्ने को फैक्ट्री में ले जाने के बाद उसका निर्माण हो गया चीनी। अब गन्ने की जो मूल्य है और आकृति दोनों में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, विनिर्माण। अगर हम मान लीजिए कपास है, कपास से हमने क्या है, कपड़ा बना लिया, तो कपड़े का क्या हो गया, विनिर्माण, यानी कपास का क्या हो गया, विनिर्माण, और आकृति में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, और मूल्य में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ये क्या कहलाता है, औद्योगिक क्षेत्र। और जो तृतीय क्षेत्र है इसे कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। इसमें क्या शामिल होता है, परिवहन, संचार, बैंकिंग। ठीक है, ये इसमें शामिल होते हैं, इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र है, इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, इसमें विनिर्माण होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो जुड़ने की, तो ये दोनों तीनों क्षेत्र एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी तो ये अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ये पहला ये क्वेश्चन हो गया हमारा, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को समझाइए। या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनके बारे में पूछा जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, तृतीयक क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इसी लेसन का एक क्वेश्चन है, उसके बारे में हम देखते हैं। जो इसलिए दूसरा लेसन है वो देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब और किस प्रकार हुई, और सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना थी उसके बारे में हम बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय, देखो राष्ट्रीय आय होती है पूरे देश की। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम गणना, सर्वप्रथम देखिए जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो एक नाम है दादा भाई नौरोजी, सुना होगा सभी ने। तो दादा भाई नौरोजी ने नौरोजी ने 1868 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की क्या थी,
गणना की थी, परंतु जो लोग थे सभी, जो समितियां थी, वो इससे संतुष्ट नहीं थे। यानी कि ये नहीं माना कि ये जो कथन है, जो आंकड़ा है हमारे पास राष्ट्रीय आय का, ये आंकड़े क्या है, सही नहीं है, ऐसा माना समितियों। तो ऐसा मानने के बाद कुछ समय बाद, यानी कि अगस्त 1949 में, अगस्त 1949 में, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ कब हुआ? 8 अगस्त 1949 को पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। और जो इसकी प्रथम रिपोर्ट थी वो 1951 में प्रारंभ हुई थी, और जो लास्ट अंतिम रिपोर्ट थी वो 1955 में। ध्यान रख लेना, प्रथम जो रिपोर्ट थी वो 1951 में और द्वितीय जो रिपोर्ट थी 1951 में। तो ये दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करी थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस लेसन का क्वेश्चन। अब अगर हम बात करते हैं 13वें लेसन के, ठीक है, तो 13वें लेसन में हमारे संचार का साधन है, संचार के और परिवहन के साधन है। संचार और परिवहन के साधन है। तो संचार और परिवहन के साधन है, तो संचार और परिवहन के साधन की बात करें यहां पर, संचार और परिवहन, ठीक है। तो संचार और परिवहन, संचार के साधन में इंटरनेट, ईमेल और फैक्स, ये सब क्या है, संचार के साधन है। टेलीफोन, मोबाइल, और परिवहन के साधन में यातायात के साधनों को शामिल किया जाता है। वायु परिवहन, अगर हम परिवहन की बात करें तो परिवहन के 3 स्तर हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, ठीक है। अगर इस सबसे जो सस्ता परिवहन है वो हमारा जल परिवहन है। सस्ता, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, तो जल परिवहन है। सबसे महंगा परिवहन कौन सा है? जो सबसे महंगा परिवहन है वो कौन सा है? वायु परिवहन है। स्थल परिवहन की अगर हम बात करें तो ये दो सबसे सस्ता, यानी ना तो महंगा पड़ता है और ना ही सस्ता पड़ता है। अब जल परिवहन में सस्ता क्यों पड़ता है, इसकी भी विशेषता है, पूछा जा सकता है कि जल परिवहन सस्ता क्यों है, विशेषता या कारण बताइए। क्योंकि जल परिवहन में हमें जो रास्ते निर्माण होता है उसका खर्चा नहीं उठाना पड़ता। जो रास्ता निर्माण होता है उसका खर्चा हम क्या है, नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का और जो मरम्मत वगैरह होती है, पानी में साधन चलते हैं, तो उस समय वो तो रोड बनाने की हमें जरूरत नहीं है। तो इस वजह से क्या है, ये सस्ता पड़ता है ज्यादातर, ठीक है। वायु परिवहन है, और इसमें एक और है पाइपलाइन परिवहन। ये शुरू में जब बिछाया जाता है इसे पाइपलाइन को, तो इस बिछाया जाता है तो उस समय इसकी लागत क्या है, अधिक आती है, और बाद में क्या है, सस्ता पड़ता है, यानी निरंतर चलता रहता है। इसमें इस पाइपलाइन परिवहन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? लाभ की अगर हम बात करें तो पाइपलाइन परिवहन के भी लाभ पूछे जा सकते हैं। लाभ क्या क्या हो सकते हैं पाइपलाइन परिवहन के? कि एक तो क्या होता है कि नियमित चलता रहता है, पाइपलाइन परिवहन द्वारा पानी, तेल, गैस, इनका क्या है, परिवहन किया जाता है, तो निरंतर चलता रहता है। अगर हम बात लीजिए कि हम साधनों से लेकर आए या किसी यातायात के साधन लेकर आए, तो कुछ भी हो, रास्ते में मान लीजिए खराब वगैरह हो जाए, लेकिन रेलवे जो पाइपलाइन है उसमें निरंतर चलता रहता है, उसका जो भी माल होता है उसका परिवहन, जैसे गैस है तो वो परिवहन आसानी से निरंतर होता रहता है। तो ये क्या है, लाभ है, देरी नहीं होती है, वस्तु खराब वगैरह। अगर हम बात करें वायु परिवहन, तो जितनी वस्तुएं जल्दी खराब होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, वायु परिवहन का, ठीक है। तो ये परिवहन की बात थी, जिसमें कि 3 प्रकार के परिवहन है।
और इसके बाद में नेक्स्ट हम जब भी मॉडल पेपर होगा यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो मॉडल पेपर होगा वो यहीं से हम क्या है स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।